हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में। आज करवाएंगे साइंस एमसीक्यू का सीरीज नंबर 2। इसके पहले हम साइंस एमसीक्यू का सीरीज नंबर फर्स्ट करवाए थे। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ देख लीजिए। तो फिर हम आ जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ कीजिएगा साइंस एमसीक्यू। आपको जो है 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए फिर से करवाएंगे आपको आज 30 क्वेश्चन साइंस एमसीक्यू का सीरीज नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। इसको चाहते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के लिए। आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सबके लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मतलब, कहने का मतलब है दिखाई देता है। समुद्र नीला जो है क्यों दिखाई देता है, क्यों प्रतीत होता है? आइए जरा समझते हैं उसके बारे में। ऑप्शन ए, देखिए आपको एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दी जाएगी। उसमें से एक का आपको सही आंसर क्लिक करना है। अपने अपने कॉपी में आप टेस्ट भी कर सकते हैं कितने का आंसर आप सही कर पाते हैं। आपको टाइम मिलेगा 5 सेकंड का। ऑप्शन ए, अधिक गहराई के लक्षण के कारण। ऑप्शन बी, आकाश में प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी, जल के नीले रंग के कारण। और ऑप्शन डी, जल की ऊपरी सतह के कारण। यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। उसमें से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है, मीन्स समुद्र नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? आखिर में इसका रीजन क्या है? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए करवाते हैं कि सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1 का बी, मीन्स आकाश में प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आइए कुछ इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए, किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य मतलब होता है वेवलेंथ, की चतुर्थ घात के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है, मतलब उसका अपोजिट होता है। बैंगनी एवं नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगर बैंगनी कहा जाए या तो नीले रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है। यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस परिघटना के फलस्वरूप समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है। मतलब कि प्रकाश के परावर्तन जल के कणों द्वारा और प्रकाश के क्या प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है, कि प्रतीत होता है। तो इस तरह जानकारी आपको इतना मिल गई। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। यकृत रोग जो है बी, हेपेटाइटिस बी का कारक, वो उसमें क्या होगा? ऑप्शन ए है डीएनए वायरस, ऑप्शन बी आरएनए वायरस, ऑप्शन सी जीवाणु, और ऑप्शन सी प्लेटी हेलमिंथ। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। आइए बताते हैं, इसका कारण है डीएनए वायरस। क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका होता है फुल फॉर्म। यकृत रोग हेपेटाइटिस जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका डीएनए वायरस। अब देखिएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है। इसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन पैदा होती है। देखिए, यकृत को बोलते हैं इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। तो लीवर यानी यकृत में क्या होती है? सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कौन सा कारण, तो बोलना होगा डीएनए वायरस। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। कि क्या बताए हैं? भोजन विषाक्तता। अब देखिए, विषाक्तता मतलब क्या होता है? पॉइजन मतलब विषैला। जहां पे जहरीला पदार्थ के बारे में बात किया जाए उसे कहा जाता है विषाक्तता। तो कहता है क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी सैल्मोनेला बेसिलाई, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, एंड ऑप्शन डी कैंडिडा। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा।
भोजन विषाक्तता मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। ध्यान दीजिएगा, फूड पॉइजनिंग मतलब जहरीला पदार्थ का कारण क्या होता है। आप सभी लोग इसका आंसर क्लिक कर लिए होंगे, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण भोजन विषाक्तता का कारण होता है। अब देखिए एक नामक जीवाणु के कारण क्या है भोजन मतलब क्या पता है, फूड पॉइजनिंग है, तो क्या कहते हैं, एक और नाम से आते हैं बोटुलिज्म होता है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है। ये किस आकार का होता है, रॉड का आकार का होता है। इसके चारों ओर कास्मिक मतलब होता है फ्लैगिला क्या होती है, पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि भोजन विषाक्तता का कारण पूछेगा तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है सैल्मोनेला बेसिलाई। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रेंड्स, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। नाम सुने होंगे आप लोग डेंगू का, मच्छर होता है, डेंगू बुखार होता है उससे। तो मानव शरीर को ह्यूमन बॉडी में किसकी कमी हो जाती है। चलिए आते हैं। ऑप्शन ए आपका है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी शर्करा एंड ऑप्शन डी जल आने की वाटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। आइए बताते हैं इसका। देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका, जब डेंगू बुखार में बात करती है तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मींस फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में क्या कमी होती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या में कम हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि प्लेटलेट शरीर में रक्त स्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देखिए आप, प्लेटलेट्स वैसा चीज होती है जो रक्त को जो है बहने में रोकने का काम करती है। डेंगू बुखार जब हो जाता है तो वो रुकती नहीं है। अतः इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा आप किसी का बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है किसी भी अगर ह्यूमन बॉडी में, तो उसकी क्या है, ब्लीडिंग होना, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 4 से मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और अधिक से अधिक आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में और जगह पे लोगों को, फ्रेंड सर्कल को बताएं, ताकि वो भी इस क्वेश्चंस को देख के 30 क्वेश्चंस साइंस के एमसीक्यू जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। साथ ही साथ और भी तरह का इसमें हम डिटेल से इसका बारे में डीपली बता देते हैं, ताकि लोगों को जानकारी और भी प्राप्त हो सके। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इजी लर्न क्लासेस को, ताकि किसी टाइप का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जब वृक्क यानी किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है। अब देखिए वृक्क यानी किडनी का कार्य अगर बंद हो जाता है तो किस चीज का उसमें जमा जमा उसमें क्या हो जाती है, जरा उसके बारे में यहाँ क्या करना है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए शरीर में वसा, ऑप्शन बी शरीर में प्रोटीन, ऑप्शन सी रक्त में शर्करा एंड ऑप्शन डी रक्त में नट जनित अपशिष्ट पदार्थ। बताइए आपको टाइम मिलता है 5 सेकेंड्स का, आपको क्या करना है, इसका आंसर को क्लिक करना है। आइए बताते हैं। वृक्क जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो पदार्थ जमा हो जाता है रक्त में नट जनित अपशिष्ट पदार्थ, जो ब्लड में जो है फालतू पदार्थ जो है वो आके जमा हो जाता है। देखिए शरीर में उपाचय मतलब होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ मटेरियल्स होते हैं जो बनते हैं, जो कि शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। मतलब कि ये लोगों को हार्मफुल पहुंचाता है। इन्हें
नद जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या होगा, देखिए अमोनिया आपका पदार्थ में आएगा, अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया आएगा, यूरिक अम्ल आएगा, यूरिक एसिड कहेंगे, और भी बहुत सारे कुछ आएंगे। किडनी जो है अति सूक्ष्म निस्पंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से यानी कि ब्लड से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। तो विक जब कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में क्या जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है उसकी जमा हो जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है कि पानी के 4 डिग्री से 0 पर शरीर तैरता है। देखिए पानी का 4 डिग्री से कहाँ कर दिया जाए, अगर 0 डिग्री कर दिया जाए, शरीर क्या हो रहा है हम लोग का, तैरता है। शरीर क्या होता है, तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो तापमान जो है वो अगर 100 डिग्री हो जाए तो बताइए कि ये क्या होगा। आइए देखिए, ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, ऑप्शन डी अधिक आसानी से तैरेगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जब पानी के 4 डिग्री 0 डिग्री पर शरीर तैरता है, तापमान 100 डिग्री हो जाएगा तो शरीर क्या होगा हम लोग का, डूब जाएगा। मीन्स 6 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, बढ़ती है, परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है, तब तापमान में टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी, तो पानी घन शरीर की अपेक्षा कम हो जाता है। इस कारण से क्या होगा, आपका शरीर जो है वो डूब जाएगा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, बहुत ही निष्कर्ष कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन करके आपके साइंस से पूछ जाते हैं, जो कि आपको कंफ्यूज कर देता है। जब इस तरह क्वेश्चन देखिएगा, 4 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है, तापमान 100 डिग्री क्या हो जाएगा, तो कहिएगा शरीर क्या होगा हम लोग का, डूब जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। अगर ऊंचाई की जगहों में सपोज चले गए हैं पहाड़ पे, अगर पहाड़ पे चले गए हैं तो वहां पे 100 डिग्री से कम पे क्या होता है ना, तापमान पर उबलना लगता है, तो उसका क्या कारण है। ये देखिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि जब भी माउंटेन में जाएंगे, जितने भी ऊपर आप सतह पर जाते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम के नीचे पर तापमान पर क्या होता है, आप उबलना लगता है। क्या कारण, वैसे जनरली अगर कहा जाए पृथ्वी पर अगर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग का पानी कोई चीज क्या है, उबलता है, लेकिन कम में क्यों उबलता है। ऑप्शन ए क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। चलिए आपको टाइम मिलती है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और बताते हैं, देखिए जब भी 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है, अगर जितना भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस हो जाने के कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर भी उबलने लगता है जब आप ऊपर पहाड़ों पर जाएंगे। देखिए ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाती, कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक क्या हो, जल का क्वथनांक में जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी क्या होता है, देखिए देर से पकता है, क्योंकि आपका जो है वो कम से अगर सेंटीग्रेड कम में उबलने लगेगा तो खाना भी जितना जाइएगा ऊपर ना, उतना खाना आपको लेट से बनता है। वो तो वहां पे क्या है, वायुमंडलीय दबाव
कम हो जाती। ये आपका निष्कर्ष था क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रेंड्स, जल के लिए पीएच मान होता है। बताना है जल यानी कि वाटर का आपका पीएच मान। यहां देखिएगा पीएच का फलयानी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहा जाए पीएच का जो है खोजकर्ता किसने किया था, तो सोरेनसन के द्वारा पीएच का खोजकर्ता पीएच के बारे में बताया गया था। फिर समझिएगा पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन ए है लगभग शून्य होता है पीएच का वैल्यू। सबका क्या होता है, एक मान एक वैल्यू होता है। लगभग 7 होता है, 5 या 5 से कम, 8.5 या उससे अधिक। बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा। जल का पीएच मान मतलब वाटर का पीएच वैल्यू। बताइए सही आंसर क्या होगा। आइए हम बताते हैं। जल के लिए पीएच का मान लगभग 7 होता है। मतलब 7 होता है मतलब कह सकते हैं उदासीन। 0 से लेकर 14 तक पीएच का वैल्यू होता है। अगर 0 से लेकर 7 के पहले की बात किया जाए तो बोलेंगे उसको एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में कहा जाए तो उसे बोलेंगे वो बेसिक है। अगर सिर्फ 7 हो तो उसे उदासीन कहते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। मतलब क्या हो गया, उदासीन मतलब कहेंगे में न्यूट्रल कहेंगे। शुद्ध जल को क्या बोलेंगे, उदासीन माना जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 माना जाता है। लगभग कितना होता है, 7 होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का था दोस्तों, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में देखते हैं आप पीले लैंप का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो बताना है कि इस लैंप में किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। फटाफट क्लिक कीजिए कि पीले लैंप बहुत प्रयुक्त होती है, इसका किस लैंप का प्रयोग किया जाता है, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये बताते हैं पीले लैंप बहुत यूज किया जा रहा है आजकल। इसमें उपयोग किया जाता है देखिए सोडियम का। मीन्स 9th का क्या होगा, ए आपका सही आंसर होगा। जब भी बात किया जाए पीली लैंप मीन्स पीली रोशनी के बारे में समझ लीजिएगा सोडियम का यूज यानी कि प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जनरली कहा जाए ना तो 3 तरह के रंग स्रोत का यूज किया जाता है। पहला आपका देखिए सोडियम लैंप। सोडियम लैंप में जब भी बात किया जाए तो इसमें क्या होती है, पीली रोशनी निकलती है। क्या निकलती है सोडियम लैंप से, तो इसमें पीली रोशनी निकलती है। अगर कहा जाए मरकरी लैंप तो इसमें क्या होगी, आपका श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है, मतलब व्हाइट रोशनी निकलती है आपका मरकरी से। और नंबर थर्ड आपकी होता है देखिए आपका प्रतिदीप्ति लैंप, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। 3 तरफ समझ लिए आप। पहला क्या हो गया सोडियम लैंप, सेकंड हो गया मरकरी लैंप, और थर्ड हो गया आपका फ्लोरोसेंट लैंप जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। तो इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 9 से मिल जाती है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट देखिए। और भी आपको जानकारी इसमें हम क्वेश्चन में दिया करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अश्रु गैस है, मतलब अश्रु मतलब आंसू गैस किसको कहते हैं। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन कार्बाइड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइए अश्रु गैस किसे कहेंगे। आइए बताते हैं
अश्रु गैस देखिए आपका हो जाएगा अमोनिया। अश्रु गैस कौन सा आपका है? अमोनिया है। और देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3। यहाँ जानकारी आपको यही मिल जाना है कि आपका अश्रु गैस अमोनिया और अमोनिया का फार्मूला होता है आपका NH3 होता है। आइए कुछ और भी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। अश्रु गैस मीन्स आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित भीड़ जो है उसको भगाने के लिए भी किया जाता है आंसू गैस का। पौधा भीड़ लग गया है ना, उसके लिए क्या है, हमको आंसू गैस छिड़का जाता है ताकि भीड़ जो है वहां से भागे। आप देखते हैं बहुत सारा कभी कभी क्या हो जाता है, सड़कों में बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है तो आंसू गैस का छिड़काव किया जाता है ताकि लोग क्या होंगे, उससे भागना शुरू कर देंगे। इसके मानव नेत्र यानी कि मानव के आंख में संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है। आंख में क्या होगा, जलन पैदा होने लगती है तथा आंसू टपकने लगते हैं। उस तरह से क्या होती है, मनुष्य वहां पे भीड़ को देखने के लिए भीड़ से भाग जाते हैं। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन एक्रोलीन आदि कुछ प्रमुख अश्रु क्या है, गैस, इसको बोलते हैं टीयर गैस भी कहा जाता है। ध्यान देना है कि अमोनिया का होता फार्मूला आपका NH3 होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का आता है दोस्तों, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? जी, गोताखोरों मतलब जो गोताखोर लगाता है, जो तैरता है, बहुत दूर लंबे समय चल जाता है गोताखोर मछली पकड़ने के लिए, कुछ नया तरीके से कुछ काम करने के लिए। तो गोताखोर जो है वो गहरे समुद्र में जा रहा है, बहुत नीचे है, तो सब सांस तो लेने के लिए चाहिए, कुछ चाहिए उसके लिए। तो ऑक्सीजन के साथ और किस गैस को मिला के वहां पे बहुत ही डीपली समुद्र में पहुंच जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जीनोम एंड ऑप्शन डी अमोनिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए गोताखोर क्या करते बताते हैं आपको दोस्तों, कि पहला तो ऑक्सीजन लेना जरूरी है, उसके साथ ही साथ अगर बहुत डीपली उसको सी समुद्र में जाना है, लेना पड़ेगा आपको ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को लेना पड़ता है। मीन्स 11th का आपका ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिला के वो गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं। देखिए हीलियम और ऑक्सीजन दो ऐसे गैस, इसका क्या होता है, मिश्रण मतलब मिला होता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा क्या है कि हवा के स्थान पर सांस लेने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अधिक दाब हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और हीलियम रक्त में कम विलय होता है, और हीलियम क्या करता है उसमें लाभदायक होता है। इसके लिए ऑक्सीजन के साथ साथ लोगों को क्या है, हीलियम लेके जाता है, जो जब वो समुद्र जो है गहरे समुद्र में उनको जाना होता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का था फ्रेंड, सुनहरा धान में प्रचुरता होती है। सुनहरा देखिए धान है, उसमें प्रचुरता किस चीज की होती है? आपको इस चीज के बारे में इसमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? चलिए, सुनहरा धान में बताना है कौन सी विटामिन पाई जाती है। देखिए इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। सुनहरा धान में होता है विटामिन ए आपका। ये सुनहरा मतलब होता है क्या चीज, गोल्डन। सुनहरा धान मतलब गोल्डन राइस, धान मतलब कह सकते हैं जैसे पैडी भी, धान से क्या बनता है, आपका चावल बनता है, तो कह सकते हैं गोल्डन राइस। तो ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है, किसकी किस्म है, तो ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है। इसमें आयरन होता है, जिंक एवं विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता है। विटामिन के बारे में कहिए, विटामिन ए की प्रचुरता है, और क्या इसमें आयरन पाया जाता है और जिंक भी पाया जाता है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी है।
वहां पे लोगों को इसके लिए सुनहरा धान मीन्स गोल्डन पैडी कह सकते हैं, गोल्डन राइस का प्रचुरता होती है विटामिन ए के रूप में। तो इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 12 से मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का था फ्रेंड्स, कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है। कुनेन ऐसा चीज है ना जो मलेरिया के इलाज के लिए यूज की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है, मतलब किस भाग से जो है इसे प्राप्त किया जाता है, वो आपका सिनकोना पादप के किस भाग से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में क्या करना है, आपको आंसर बताना है। आइए, ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी पुष्प। चलिए आंसर क्लिक कर दिए होंगे आप लोग। तो देखिए सिनकोना पादप किस भाग से, देखिए छाल से। किससे मिलता है, तो छाल से मिलता है। तो ये कुनेन जो है वो मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, दवा के रूप में काम कर। इसे सिनकोना नामक पौधा की छाल से, कहां से, उसके पौधा की छाल मतलब इसमें बोलते हैं बार्क से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवर्त बीजी पादप मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछे कुनेन जो मलेरिया सिनकोना पादप से किस चीज से प्राप्त होती है, ध्यान दीजिएगा वो छाल आदि उसके बार्क से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 बोलता है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। अब देखिए किस चीज से पीड़ित होने के बाद आयोडीन की जो है दवा दी जाती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या करना है, सही आंसर बताना है। आइए बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की और। ऑप्शन ए है गठिया से, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रिकेटस और ऑप्शन डी घेंघा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती जो पीड़ित होते हैं किससे, गठिया से, रतौंधी से, रिकेटस, घेंघा से। देखिए वो पीड़ित होते हैं आपके घेंघा से, मीन्स आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दी जाती है घेंघा, जिसको बीमारी होता है आयोडीन उसे दी जाती है। देखिए घेंघा को बोलते हैं इसमें कहा जाता है ग्वाइटर। यहाँ वो क्या बोलते हैं, इसमें ग्वाइटर कहा जाता है। रोग आयोडीन की कमी से, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे बीमारी हो जाता है आपका घेंघा का। अतः इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आयोडीन दी जाती है। आयोडीन क्या है, उसे प्रचुर मात्रा में दी जाती है ताकि उसको घेंघा बीमारी खत्म हो जाए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 बोलता है फ्रेंड्स, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, उस गैस का आपको नाम बताना है जो क्या है पकाया जाता है। क्या चीज, हरे फलों को, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम ढंग से किसका प्रयुक्त गैस है, स्टिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन गैस होती है, जो कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा आपका है, तो एसिटिलीन है। ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार परीक्षा में क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हरे फलों को पकाने के जो गैस होता है उसका नाम है आपका एसिटिलीन है। देखिए फलों को पकाने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला गैस कौन सा नाम है, एसिटिलीन गैस है। फलों को पकाने प्रयुक्त होने वाला कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक होता है और फास्फोरस, दो चीज पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। इससे फल क्या हो जाता है, पक जाता है।
प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार माना जाता है। एथिलीन एक क्या है, तो एक पादप हार्मोन है। तो याद रखिएगा, हरे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका एसिटिलीन गैस का। तो इतनी जानकारी आप क्वेश्चन 15 से मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 बोलता है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। बताइए तो क्या इसमें परिवर्तन होगा जब 9 डिग्री से 3 डिग्री में आ जाता है। आइए देखते हैं, इसके ऑप्शंस की ओर आते हैं। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन सी है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी है पानी जम जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आइए बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, वो सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 9 डिग्री से अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि जल का तापमान गिरा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, ये आपको पता होगा। घनत्व आयतन के वेतुक्रमानुपाती होता है, लिहाजा 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा और बाद में क्या होगा, 4 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर क्या होगा, आयतन इसका बढ़ेगा। इस कारण से क्या होगा, जब 9 डिग्री से 3 डिग्री में आएगा तो आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखिएगा इसके प्रश्न को आप लोग महत्वपूर्ण दोस्तों। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है पसीने के मुख्य उपयोग हैं। पसीना का मुख्य उपयोग क्या है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से हम लेके आए हैं क्वेश्चन 17 की ओर। पसीने का मुख्य उपयोग है, ए है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर का ताप को बैलेंस रखने में करता है। ऑप्शन बी शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में। ऑप्शन सी शरीर में विष पदार्थ निकालने में। ऑप्शन डी त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। बताना है पसीने के मुख्य उपयोग क्या हैं। आइए बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पसीने का मुख्य उपयोग ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर का ताप को जो है बैलेंस करने में पसीने का मुख्य उपयोग होता है। अब देखिए मानव में पसीने का मुख्य शरीर का ताप नियंत्रित मतलब क्या कर सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन रखने में होता है। देखिए त्वचा यानी कि स्किन में पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव, जब कोई वाष्पित पसीना निकलता है हम लोग का, ठंडक का महसूस होता है। मतलब को जो है शरीर का आपको ताप नियंत्रित करने के लिए पसीने निकालना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रीडिंग का था निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, मतलब मेन जो है तत्व यानी मूल एलिमेंट जो है कौन सा है। ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर एंड ऑप्शन डी शक्कर। बताना है कौन सा मूल तत्व है।
चलिए बताते हैं इसका। देखिए सही आंसर हो जाएगा मूल तत्व आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा जो है वो मूल तत्व है। अब देखिए हीरा का रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का मेर प्योर रूप कहा जाए वो हीरा है, क्रिस्टलीय अपरूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या होता है, वो मिश्रण होता है। इस चीज से क्या होता है, मिलके बनता है। तो मूल तत्व कहा जाए तो हो जाएगा आपका हीरा। हीरा किसका है, आपका कार्बन का द्रुतम रूप होता है। तो इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 18 से मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है हो वह है, उसे क्या कहते हैं। वो आपको क्या कर रहा है यहाँ पे सही आंसर करवाना है। ऑप्शन ए गैस थर्मामीटर, ऑप्शन बी पारे का थर्मामीटर, ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और ऑप्शन डी वाष्प दबाव थर्मामीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बता दें इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। मीन्स 19 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। देखिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है, हाई टेम्परेचर का जो है इस मापन करते हैं। ये मुख्यतः जो है गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श टच करना संभव नहीं हो पाता है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन क्या हो जाता है, किया जाता है। इस कारण से जब भी बात के थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे कहेंगे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, एक लाइक अवश्य कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक करने से मोटिवेट मिलता है और इसको आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। भारी मशीन के लिए स्नेहक जो है उसे कौन सा है। आइए हम आते हैं ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सिलिकॉन ऑयल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए भारी मशीनों के उपयोग के स्नेहक के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ग्रेफाइट। मींस ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट कहते हैं भारी मशीनों के उपयोग के स्नेहक के लिए। ये ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। किस तरह का होता है, तो काले रंग का होता है, स्लेटी काले रंग का चिकना होता है। यह कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में क्या है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का आता है फ्रेंड्स, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसका एंडोस्कोप जो रहेगा ना वो मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण मतलब होता है जांच करना। अब डॉक्टर जो है एंडोस्कोप का किस थ्योरी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन एंड ऑप्शन डी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा कि डॉक्टर जो है एंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत का कार्य करते हैं पेट के अंदर को
यानी कि जांचने के लिए, परीक्षण करने के लिए। बताइए, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा कि प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण जो है एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है। देखिए एंडोस्कोप क्या होता है, फाइबर का ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है इसमें, तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर 21 का आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। उसमें क्या बढ़ाई जाती है ताकि स्टील जो है हमारा कठोर रहे? ऑप्शन ए कार्बन की मात्रा, ऑप्शन बी मैग्नीज की मात्रा, ऑप्शन सी सिलिकॉन की मात्रा एंड ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आइए बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। मीन्स 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील कठोरता को प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। देखिएगा बात किया जाए तो बोलेंगे देखिए इस्पात के साथ उचित मात्रा मिश्रण मिलाकर उससे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुदृढ़ता प्रदान किया जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही क्या हो जाता है हम लोग का मजबूत यानी कि कठोर बनता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी क्या होती लगातार बढ़ती जाती है। तो अच्छी कठोरता बढ़ाने के लिए आपको कार्बन की मात्रा को बढ़ानी पड़ती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फ्रेंड्स प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन जो पचना है उसमें सहायक एंजाइम कौन सा होगा? ऑप्शन ए यूरियज, ऑप्शन बी सल्फेटेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी प्रोटीएस। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताते हैं। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम के लिए चाहिए आपको ट्रिप्सिन। मीन्स 23 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए जानेंगे हम। देखिए क्या होगा आहार नाल में, देखिए प्रोटीनों का पाचन आमाशय, आमाशय मत समझते क्या होता है, स्टोमक पेट को कहा जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन यानी कि नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। तो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो उसे ट्रिप्सिन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग, देखते कभी कभी गाय का दूध जो है आपको हल्का फुल्का पीला रंग का दिखाई पड़ता है, का कारण किसकी उपस्थिति के कारण ये दिखाई पड़ता है आपको कि गाय का जो है हल्का पीला रंग है? ऑप्शन ए जेंथेफिल, ऑप्शन सी रेबोफ्लेविन, ऑप्शन सी विटामिन बी 12, ऑप्शन डी कैरोटीन। किस कारण से गाय के दूध की हल्का पीला रंग का कारण है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
चलिए इसका आंसर करेक्ट कर दिए होंगे आप लोग। देखिए गाय का दूध का पीला रंग का कारण होना कैरोटीन के कारण जो है गाय का दूध हल्का पीला रंग का होता है। आइए कुछ और भी जानकारियां प्राप्त करते हैं इसमें। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र होता है आपका C40H56। ध्यातब मानिएगा कि दूध का विजातीय पदार्थ यानी कह सकते हैं हेटेरोजेनस प्रोडक्ट जिसमें वसा फैट होता है, प्रोटीन, लैक्टोज खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव या तो घोल या निलंबन सस्पेंशन या पायस इमल्सन के रूप में सदैव द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो दूध ध्यान लीजिएगा, गाय का दूध का हल्का पीला रंग होना तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग जो है वो पीला होता है। इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 24 से मिल जाती है। एक लाइक अवश्य बनता है फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको नॉलेज लेने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जानकारी आपका हर हर परीक्षा के लिए उपयोगी है और हर एग्जामिनेशन प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गाय का जो है दूध पीला रंग किसकी कारण से होती है, तो आपको आंसर करना होगा कैरोटीन के कारण से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल है, यहाँ पे हवा नहीं है, क्या कारण है। यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, और बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है। इस कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का यह कारण है। आइए कुछ और भी इसका हम जानते हैं हम लोग। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण, अलग अलग गैस का क्या होता है, मिला होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात धरती पर पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो ये आपके जो है निष्कर्ष तरीके से हम आंसर को बता रहे हैं। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है दोस्तों, हर चीज एक बार में आपको याद और समझ में आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, नेचुरल, नेचुरली जो है ईंधन है। ऑप्शन ए कॉल गैस, ऑप्शन बी टार, ऑप्शन सी कोक, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। बताइए प्राकृतिक ईंधन इनमें से कौन सा है। बताइए कौन प्राकृतिक ईंधन है। नेचुरली मिलता है, देखिए वो आपका पेट्रोलियम जो है ये प्राकृतिक ईंधन है, पेट्रोलियम को बनाया नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होता है, बनता है। अन्य विकल्प जो है कोक आपका टार जो है कोयले या लकड़ी के से अवसन से प्राप्त होता है। जबकि कोल गैस जो है ये कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है आपका कोल गैस, और प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है आपका पेट्रोलियम। तो यहाँ पर 26 का आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 देखिए कहता है दोस्तों शहद का प्रमुख घटक, शहद समझते हैं क्या मतलब होता है आपका हनी, ठीक है। शहद का यानी कह सकते हैं मधु भी का प्रमुख घटक है
ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। शहद का प्रमुख घटक आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज क्या होता है, सही शहद का प्रमुख घटक होता है, मतलब कह सकते हैं हनी यानी कि मधु का प्रमुख घटक आपका फ्रक्टोज होता है। आइए कुछ समझते हैं इसके बारे में। शहद के प्रमुख घटकों में फ्रक्टोज जो है 38.2% होता है, 38.2%। ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3% और माल्टोज 7.1%। जल जो है 17.2% शामिल है। तो प्रमुख घटक आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मकड़ी कीट से भिन्न मतलब अलग होती है मकड़ी कीट से, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। मकड़ी में पाई जाती है मतलब कितनी टांगे पाई जाती है, 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे की 12 टांगे पाई जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कितनी टांगे मकड़ी में पाई जाती है। अब बताते हैं। मकड़ी में देखिए आपका 8 टांगे होती, मकड़ी जो देख रहे हैं मकड़ी में 8 टांगे होती है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइडर। क्या बोलेंगे मकड़ी इंग्लिश में, स्पाइडर। एवं एरिकना क्लास एरेक्निडा होता है तथा ऑर्डर एरिनी का एक जंतु जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों ग्लैंड्स के स्राव से जाला बनाती है। जाला बनाता है, पता है हमको, मकड़ी। जबकि मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इनके 8 पाद आने के 8 पैर पाए जाते हैं, किसके, मकड़ी के पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानकारी के लिए भी और आपके अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपका क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना है। मनुष्य के जीवन काल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मतलब कितने दांत जो है वो 2 बार आपका आता है। मतलब एक दांत टूट गया है, फिर से दांत उसका दोबारा आपका आएगा। वो कितने दांत 2 बार होते हैं विकसित, 2 बार आपका डेवलप होता है। ऑप्शन ए 4, बी 12, सी 20 और डी 28। बताइए सही आंसर क्या होगा। बताते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होता है, 2 बार डेवलप करता है। कितना, 20 दांत आपका। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती मतलब डाइफोडोंट होते हैं, अर्थात चौवन दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चौवन दंत होते हैं, इसको बोलते हैं मोनोफाइडोंट होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट आपका होता है कृदंत, इसको बोलते हैं इसमें आपका इंसाइजर्स। सेकंड होता है रत्नक, इसको बोलते हैं कैनाइन। थर्ड होता है परचवन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। तथा चौथा होता है च्यवन, इसको बोलते हैं मोलर्स। ध्यान रखिएगा 4 आपके टाइप्स होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो मनुष्य दांत में 2 बार जो है वो दांत कितने आते हैं, तो 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। आइए आज का आते हैं आपका अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट करते हैं, देखिए प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अब बताना है कि प्रोटीन का जो है अधिकतम मात्रा किस चीज में पाई जाती है, उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। ऑप्शन ए अरहर में, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी उड़द और ऑप्शन डी गेहूं में।
बताइए प्रोटीन की अधिकतम सबसे ज्यादा मात्रा जो है किस चीज में पाई जाती है। भी सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है ना वो किस में होता है। देखिए प्रोटीन बॉडी के लिए डेवलप मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को समय समय पर प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। बताइए किस में, अरहर में, अरहर दाल में, सोयाबीन, उड़द की, गेहूं में प्रोटीन का अधिकतम मात्रा देखिए सोयाबीन में होता है। रखिएगा सोयाबीन, सोयाबीन लोगों को खाना बहुत ज़रूरी ताकि अधिक से अधिक क्या मिल सके उसको, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिल सके। इस कारण से प्रोटीन जो अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। लगभग 46% जो है प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में कितने परसेंटेज, तो 46% पाई जाती है। वीडियो हमारा अच्छा लगा, अभी तक लाइक नहीं किए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक हमारा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सके और एग्जामिनेशन की आप तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकेंगे। जो कि आपके साइंस से हर जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो, या तो बिहार के कोई एग्जामिनेशन हो, या तो सेंट्रल के कोई एग्जामिनेशन हो, आपके साइंस से क्वेश्चन पूछ लिए करते हैं। इस कारण से आप तैयारी करते रहिए और आप लगातार कंटिन्यूटी पढ़ते रहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को इजी रूप में वहां पे कंफ्यूज ना करें और सही का आंसर दे के आएंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको तहे दिल से थैंक यू।